तो कनाडा में G7 का समिट हो रहा है। G7 पहले एक ग्रुप होता था G8 जिसका पार्ट रशिया भी था, बट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वेस्ट ने आई थिंक 2008 या पता नहीं 2013 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, रशिया को G8 के ग्रुप से किक आउट कर दिया और G8 फिर बन गया G7। उसका कनाडा में इस साल का अधिवेशन या जो भी आप कहना चाहें कांग्रेगेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। और इसके ऊपर एक बड़ा चक्कर चला कि इंडिया को तो बुलाया जाता था हर साल पिछले 5-7 साल से, इस बार नहीं बुलाया गया। उसकी वजह है कि लेज़र लाइट वाले जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनकी घटिया फॉरेन पॉलिसी या फिर मोदी गवर्नमेंट की घटिया फॉरेन पॉलिसी का ये नतीजा है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बड़ी सारी बात की गई। एस जयशंकर का मैं पहले भी कोई बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ। मैंने पहले भी 1-2 बार बोला था, मुझे सबसे ज़्यादा उनको देख के अफसोस तब हुआ था जब वो रणबीर इलाहाबादिया के शो में गए थे। यार आप कौन हैं और आप क्या हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आई मीन ठीक है, प्रॉफिट एक चीज़ होती है कि ठीक है आपको आई बॉल्स चाहिए तो वहाँ से मिल रही हैं, बट स्टैंडर्ड भी एक चीज़ होती है। तो मुझे थोड़ी सी वहाँ देख के निराशा हुई और कई बार लगता था कि ये ओवर लाइक डिसप्रोपोर्शनेटली ओवर ब्लोन ही किया जा रहा है इनके परफॉर्मेंस को। बट एनीवे वो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेजॉरिटी लोग उस वक्त डिसएग्री करते, बट लेटली आज के टाइम पे उनसे शायद अग्रीमेंट लोगों का बढ़ ही रहा है। बट इन एनी केस आई डोंट थिंक कि ये जो G7 वाला हुआ था कि नहीं जाना है जाना है, ये इनकी अपनी पॉलिसी है। इसके पीछे कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन का जो रीसेंट पास्ट है, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ये ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें एस जयशंकर का कोई लेना देना नहीं था। तो जहाँ उनके ऊपर क्वेश्चन उठना चाहिए ओवरऑल वहाँ नहीं उठता, जहाँ नहीं उठना चाहिए वहाँ ऑपोजिशन राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करती है। और सम टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से या चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, एक टोटल, अगर आपको नहीं पता तो एक टोटल आउट ऑल आउट ऑल आउट वॉर हो रही है इंडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा की बाय पाकिस्तान और चाइना आज के टाइम पे, करंटली अभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑपोजिशन, इंडिया की जो ऑपोजिशन है वो चाहे नरेंद्र सरेंडर हो चाहे जो मर्जी हो, इन तरीके से बेसिकली उनको पूरा हेल्प कर रही है। और आई डोंट नो इनको वोट शायद पाकिस्तान में ज़्यादा मिल जाएंगे आज के टाइम पे जो इनकी हरकतें हैं उसको देखते हैं। बट एनीवे हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हुआ ये कि फाइनली कनाडा से इनवाइट आ गया G7 का इंडिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और फिर अब वो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती से मिन्नतें करके तरले करके इनवाइट मंगाया। तो ठीक है भाई इनका जो हिसाब किताब है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो या वो पोजीशन हो इंडिया में आज के टाइम पे, जो क्या किस किस्म की गार्बेज है, मैं क्या ही बोलूँ। इनका सीन ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। तो इनके तारीफ़ में कुछ कहना, जितना ही कहा जाए उतना कम है। उस पर कनेडियन मीडिया जो कि प्रेटी हॉस्टाइल है इस पूरे चैप्टर के बाद से, जब से ये शुरू हुआ है, उसने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको ऑलमोस्ट कह सकते हो क्लीशे टर्म आड़े हाथों ऑलमोस्ट ले लिया। अब वो मीडिया या जो भी वो क्वेश्चन पूछ रही थी लेडी, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ से फाइनेंस्ड है, वो आपको थोड़ा बहुत लग जाएगा कि यार ये न्यूट्रल पोजीशन तो नहीं ली जा रही, या तो फिर ओवर एंथुजियास्टिक जर्नलिज्म किया जा रहा है, मिलिटेंट जर्नलिज्म किया जा रहा है, या बायस्ड पैसों से पोषित जर्नलिज्म किया जा रहा है, पैसों के द्वारा बूस्टेड जर्नलिज्म किया जा रहा है। तो उस पर उन्हें आड़े हाथों लिया गया। इस पर एक क्लिप है उसी इंटरव्यू की, वो देखते हैं। बट देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्क कार्नी के बारे में और कनाडा की सिचुएशन के बारे में बता देता हूँ। मैंने अ बेटर पार्ट ऑफ अ डेकेड अपने 20s का कनाडा में बिताया है, और मैंने डिफरेंट शहरों में अच्छा ठीक ठाक वक्त बिताया है। बाद में फिर मैं मूव आउट हो गया कनाडा से। एक प्रोसीजर होता है, इसको परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, मैंने वो सब कर लिया था। उसके बाद जब आप निकल जाते हो वहाँ से और आप एक सर्टेन पीरियड तक वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो जो रेजिडेंसी की स्टेटस वगैरह होता है वो आपका
चला जाता है। तो मैंने वो सब किया, उसके बाद मैं बाहर निकल गया, मुझे वापस जाने का मौका नहीं मिला, मैं ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गया था। तो एनीवे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कनाडा का। तो अगर आप एक इंडियन हैं और आप कनाडा में जाएंगे, एज़ फार एज आई कैन टेल, इंडिविजुअल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होती। नगर कीर्तन वगैरह होते हैं, गुरुपुरब वगैरह पे अगर आप, जैसे सरी एक टाउन है जिसको कि गढ़ कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया में, खालिस्तानी का, तो वहाँ आप जाओगे, वहाँ आपको एक आधा दो दिखेंगे, कुछ ग्रुप होंगे जो झंडे लेके घूम रहे होंगे, पर वो बेसिकली हर कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल सरी जो टाउन है पूरा का पूरा वैंकूवर का सबर्ब है, बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी हैं वहाँ। आप उनसे जाके मिलेंगे घरों में एज एन इंडियन या एज ए किसी भी देश के पार्ट से आए हुए किसी भी धर्म के लोग नॉर्मल आपसे बात करेंगे, नॉर्मल लोग होंगे, इनफैक्ट ओवर एंथुजियास्टिक होंगे आपको हेल्प करने के लिए ज़्यादातर लोग। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है, तो एटलीस्ट फ्रॉम दैट एंड आई कैन टेल। जो ये आपको टीवी पे दिखते हैं ना, जो ये आपको न्यूज़ में दिखते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, ये लोग होते हैं, ये आप ये मान लो ये एक कंपनी है जिसमें ये काम कर रहे हैं, और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा पुश करना है। ठीक है, आप गुरु घर में जाओगे कनाडा में, यूएस में भी, मैंने दोनों ही जगह पे पर्सनली देखा है, तो आपको जो जिनको, अगर आप हम इंडिया के नज़रिए से देखें तो वो आतंकवादी हैं, अगर इनके नज़रिए से देखें तो इनके लिए वो हीरो हैं फॉर एग्जांपल। तो उनके पोस्टर्स, उनके पेंटिंग्स या वट एवर पिक्चर्स आपको दिखेंगे वहाँ अंदर कई जगहों पे। पर जब आप एक आम आदमी से बात करोगे, उनको बताओगे मैं इंडिया से हूँ ये वो, तो कोई ऐसा आपको इंडिविजुअल्स में कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई मैं तो ज़िंदगी अपनी दाव पे इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि खालिस्तान बन जाए। ये सब जो दिखता है ना, ये एक थिएट्रिक्स है कुछ लोगों के द्वारा सोच समझ के नाइसली क्यूरेटेड थिएट्रिक्स है बेसिकली। वीडियो बननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा हो, जिसमें झंडा जलाया जा रहा हो, मोदी की एफिजी जलाई जा रही हो, या इंडियन स्टेट को कुछ कहा जा रहा हो। ये लाइक हाईली क्यूरेटेड थिएट्रिक्स है। इंडिविजुअल पंजाबी या सिख कम्युनिटी कनाडा में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लोग अपने पैसे कमाने के चक्करों में रहते हैं, लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो ज़िंदगी के स्ट्रगल होते हैं उनके चक्करों में रहते हैं, क्योंकि उनका कनाडा जाने का मकसद ही यही था कि भाई बेहतर पैसे कमाएंगे वहाँ। वो कौन सा पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने गए थे। और जो आपको दिखते हैं ये परफॉर्म करते हुए, ये वाली एक्टिंग टीवी के ऊपर, स्टेज के ऊपर, वो लोगों को भी इन चीज़ों से फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे डू इट। इट्स नॉट अ वेरी आइडियोलॉजिकली लाइक डीप और ऑनेस्ट मूवमेंट अगर इसे कहा जाए। एक आधा कोई एक्सेप्शन शायद होगा इधर उधर, जैसे एक बड़ा मीम में फेमस हो गया था, जो एक मोटा सा आदमी है तो खालिस्तान चिल्ला रहा होता है अपनी छाती पे, पता नहीं कुछ मुक्के मार के, या पता नहीं कुछ इस तरीके से। तो अगेन वो भी थिएट्रिक्स ही है। वो क्या, छोड़ो, आप समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं ये फ़र्क कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन सीरियस है। तो ये तो है ग्राउंड रियलिटी वहाँ की। दूसरी बात कर लेते हैं मार्क कार्नी की। मार्क कार्नी जो हैं वो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, लिबरल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और इससे पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी ट्रूडो की, इलेक्शन से पहले ही कार्नी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था ट्रूडो के द्वारा, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी एक्सट्रीमली लो है। भाई लोगों ने अपने बड़े बड़े खेतों को इस शेप में काटा हुआ है कि जिसके एफ ट्रूडो जिसकी लिख दिया है, ताकि आप आसमान से जाओ तो आपको नीचे ज़मीन पे लिखा हुआ नज़र आए। खेत की फसल या घास को ना, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे कनाडा में लोग घास उगाते हैं, जिसको कि फिर वो अपने, क्योंकि खाली ज़मीन है बड़ी बड़ी, तो उसको फिर उसको फीड के तौर पे कैटल को खिलाते हैं और कैटल को पालते हैं। ये बेसिकली रैंचिंग बिजनेस कह लो। ये वो फसल नहीं उगाते, वो घास उगाते हैं जो कि वो कैटल को खिला सकें, गाय जो भी उनकी हैं, और फिर उनको वो डेयरी और मीट और इन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये वहाँ का मॉडल है, स्पेशली जो प्रेरी लैंड है उस सस्केचुआन, मैनिटोबा और अल्बर्टा का मेजॉरिटी एरिया। तो वहाँ पे घास होती है बड़ी बड़ी, उसको अगर आप एक सर्टेन शेप में काट दोगे तो कुछ लिख सकते हो आप उस तरीके से। उस चीज़ की बात करो तो ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बहुत लो थी। कार्नी को पार्टी ने उसको हटा दिया का, या फिर उसको खुद ही स्टेप डाउन किया है, जो भी है। कार्नी आया। कार्नी बंदा अगर आप देखो तो कौन है ये कोई पब्लिक का ग्राउंड सपोर्ट वाला बंदा नहीं है। मतलब ये कोई
करियर पॉलिटिशियन नहीं है, ये बंदा एक टेक्नोक्रेट स्लैश जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर आप समझते हो, वोक आइडियोलॉजी वगैरह, ये वोक से भी ज़्यादा जो बिजनेस साइड है उसकी, उसका रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली। ये बंदा गवर्नर था बैंक ऑफ इंग्लैंड का तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका बैकग्राउंड। अच्छा हाँ, पर जो क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उस पे इस बंदे का काफ़ी सर्टेन थॉट है और इसकी मोटिवेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन टैक्स वगैरह जो कनाडा में काफ़ी ट्रूडो के डूबने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साबित हुई, वो इसी का ब्रेन चाइल्ड था। तो अगेन सर्टेन साइड से ये बंदा आता है, बट क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है, जो कि इंट्रेंच्ड होते हैं बिजनेस इंटरेस्ट्स के साथ और डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ इंट्रेंच्ड कनेक्शन वाले लोग होते हैं। तो इस टाइप के बंदे का ये सीन होता है कि इसको मिल के चलना होता है। फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट अगर इसे कुछ सजेस्ट करेगी कि ये आपको करना चाहिए, तो या फिर ईयू की गवर्नमेंट्स, तो ये वो करेगा क्योंकि इसके सर्टेन रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ। उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, पियर पॉलियोर उसके लीडर थे। उसके बंदे के ऊपर भी समझ नहीं आता हंसी आए या दया आए। वो बंदा लगभग 2 साल तक ऑलमोस्ट लीड करता रहा पोल को, और लास्ट मोमेंट पे जब इन्होंने कार्नी को ले आए और उसके बाद ट्रंप ने आके उसकी थोड़ी बेइज्जती कर दी, तो बेचारा पोल में पीछे चला गया और एंड मोमेंट पे इलेक्शन के टाइम पे आके हार गया। तो ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है कनाडा की। तो इस सब को माइंड में रखते हुए ये जो क्लिप है मार्क कार्नी का, ये देखते हैं। India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. Bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement. आई थिंक ये ना एक तरीके का प्रीव्यू है, तो हम मेन मुद्दे पे चलते हैं सीधा। आपको ऐसे बात समझ ही आ गई जो बोल रहा है। Have you had any conversations with President Trump about inviting Prime Minister Modi to the G7? Short answer is no. Thank you. And on India, the RCMP said just last year. Okay, जो हमने प्रीव्यू में देखा था उसमें इसको पूछा था कि क्यों आपने बुलाया है मोदी को, जबकि जो इनका स्टैंड है कि इंटिमिडेशन और फियर टैक्टिक और हमारे सिटीजन्स को मरवाने में उनकी गवर्नमेंट का और हो सकता है उनका डायरेक्टली हाथ है, आपने उनको क्यों बुलवाया। जर्नलिस्ट ने ये पूछा, जिसमें इन्होंने जवाब दिया कि इंडिया एक सर्टेन साइज़ की कंट्री है, सर्टेन लेवल की इकॉनमी है, सर्टेन सप्लाई चेन्स का की फैक्टर है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इस तरीके की सिचुएशन में G7 के चेयर पे जो डिसीजन लिया जाता है वो ये सब सोच के लिया गया है। मैंने एज अ चेयर उनके सजेशन को बेसिकली, इन्होंने जो कहा है, सपोर्ट किया। तो बेसिकली इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे ग्रुप ने ये मिल के डिसाइड किया कि उसे हम बाहर नहीं रख सकते। शॉर्ट एंड सिंपल आंसर उस पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि क्या ट्रंप से आपकी बातचीत हुई थी इस बारे में, तो इसने क्लियरली बोला नहीं। तो यानी कि ट्रंप का हाथ नहीं है इसमें, इफ़ वी कैन बिलीव on what he is saying. That the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? So let's put the two aspects in context. First is okay, अब वो पहला ही वाला जो प्रीव्यू वाला क्वेश्चन है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। वो प्रीव्यू में छोटा करके दिखाया हुआ था। We are in the role, Canada is in the role of the G7 chair, and in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries
that should be at the table for those discussions. And in my capacity as G7 chair, consultation with others, some others, make those determinations. India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. ओके तो अगेन इसने यही बात बोली, इन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके सप्लाई चेन के सेंटर में एट द हार्ट इंडिया है. मैं चेयर हूँ, लेकिन बाकी कंट्री मेंबर्स डिटरमिन करते हैं कि किसको वहाँ होना चाहिए आपस की कंसल्टेशन के साथ, जो कि जिसको मैंने फॉलो किया और मैंने इनवाइट किया. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोली कि जो हमारी कंट्रीज़ के बीच में लॉ एंड ऑर्डर का एक कोऑपरेशन है, जिसका कि सिंपल मतलब ये है कि निज्जर का जो मर्डर हुआ उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी जो दोनों कंट्री की कोऑपरेशन है, उसके ऊपर मैंने बात की है और उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने अग्री किया है कोऑपरेट करने के लिए. ये इस बंदे ने स्पेसिफिकली, मिस्टर कार्नी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जिसमें कि इंडिया ने कभी ये तो नहीं कहा भाई तुम्हें नहीं करेंगे. वो तो ट्रूडो बंदा ही फुद्दू था एक नंबर का, वो चढ़ के सामने से आ रहा था कि भाई तुमने किया है ये डायरेक्ट, ये वो मैं हीरो बनूंगा, सुपरमैन तो बन गया, सुपरमैन अब अच्छा खासा स्पाइडरमैन बन गया. अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये होते हैं भाई टेक्नोक्रेट, इनको पता है कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. और ये बंदा ना ये भाई वो नहीं क्या बोलें इसे यार, सर पे कफन बांध के जो ट्रूडो जैसे वाले आए होते हैं ना, होते बेवकूफ़ हैं. अब बेवकूफ़ बंदा जोशीला भी होता है और वो बंदा फिर चुतियापा भी करता है. तो ये वो उस टाइप का इंसान नहीं है, ये टेक्नोक्रेट बंदा है. खुद सोच लो, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज़ जो है यूके, उसकी सेंट्रल बैंक जो है उसका ये गवर्नर था. तो इसको ये पोजीशन मिली होगी, ये कैसे राइज अप किया हुआ इसने अपनी लाइफ में. समझदार और तेज़ बंदा होगा तभी राइज अप किया होगा. Do you believe Mr. Modi was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar? Well, first off, there is a ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक नंबर का चूतिया क्वेश्चन है. इसका जवाब अगर एक ठल्लू किस्म के पुलिस वाले से इंडिया में पूछोगे, एज ए लाइक जाके कि हाँ जी ये क्राइम हुआ था, इसमें आपका क्या हुआ है, तो वो भी यही जवाब देगा और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी यही जवाब देगा. उसका रीज़न ये है, ये कहेंगे भाई केस चल रहा है, हम बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते. कोई भी ऑफिशियल बंदा, सवाल सुनो क्या चुतिया कह रही है कि, और ये जो होते हैं आई मीन अपने एंड से तो वो बढ़िया कर रही है. उसका रीज़न ये है कि इस तरीके के सवाल पूछने से उसकी क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट एस्टैब्लिश होती है कि अगर इसके मुंह से कुछ निकल जाए. बट साथ साथ ही एक समझदार अगर जैसे जवाब देने वाला है जैसे ये है, तो इस पे डपटना बनता है, टू बी ऑनेस्ट. legal process that is literally underway and quite advanced in Canada, and it's never appropriate to make comments in any respect with respect to those legal processes. But with respect, if you cannot say एग्जैक्टली इसने वही बात करी कि लीगल प्रोसेसेस चल रहे हैं और उन पे कमेंट करना अप्रोप्रिएट नहीं होता. ये स्टैंडर्ड आंसर है दुनिया में इस तरीके के क्वेश्चंस का. no, why invite him here? I gave Oh, is it- एक सेकंड पीछे चलते हैं थोड़ा सा. in any respect with respect to those legal processes. But with respect, if you cannot say no, why invite him here? I gave Oh, is it- if with respect, I gave you an answer. जर्नलिस्ट चूतिया है, पता चल गया होगा. तू मैं कर रही है एक उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर से कह रही है विद रिस्पेक्ट. ये अब वो जवाब दे रहा है, वो कह रही है वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट मैंने जवाब दिया है तेरी बात का. That is appropriate to someone in my position about an ongoing legal process including which federal authorities are directly involved. But there is a possibility. अबे कमार है क्या? I will
will give you the same answer to any legal process, and anyone who holds this office, past and future, will give the same answer to any ongoing legal process, because otherwise the individual in this office will interfere. What is your message? सर आपने बढ़िया जवाब दिया है मिस्टर कार्नी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रूडो होता तो शायद वो दे सकता था कोई, क्योंकि उन्होंने कहा एनीबडी। Are a bit disturbed or wondering why Mr. Modi is being invited to Canada when there is this legal process that has not cleared him and his governments of involvement in the death of a Canadian on Canadian soil. My message is that we're a country of the rule of law. The rule of law is proceeding as it should in Canada, and ओके, वही सेम बात रिपीट कर रही थी कि फिर जब उस बंदे के ऊपर केस चल रहा है, यहाँ पे मोदी की बात हो रही है, उनके ऊपर कोई केस वेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जा रही है, तो फिर आपने इनवाइट क्यों किया? अब इसका उसने फिर अगेन सेम ही जवाब देना था कि रूल ऑफ लॉ की कंट्री है तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये वो, और हम जो ये इस टाइप की मीटिंग करते हैं ये पार्टनर्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग बैठी है कि हमें बुलाना है। तो वो सेम ही रिपोर्टर चूतिया किस्म के जो होते हैं वो फिर वो इसी तरीके की एक क्वैगमायर में घूमते रहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इन एनी केस इससे आपको ये ज़रूर दिख जाएगा कि एक सर्टेन सेक्शन का एटलीस्ट कनाडा में, और मुझे नहीं पता कि वो जो सवाल पूछने वाली लेडी थी, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं देखी है, वो कौन है, खालिस्तानी सपोर्टर है या उनके द्वारा पेड है या जो भी है, बट एटलीस्ट ए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रेस बहुत ज़्यादा एंटाई है इंडिया के और इंडियन गवर्नमेंट के। तो जो ये विज़िट है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है इसमें और ये किस तरीके से ये विज़िट कंप्लीट होता है।